मेरा नाम विकास है। तुम्हें मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर पूरे 7 दिन गुजारने हैं। मैं तुम्हारी बहन के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊंगा। मेरी बात पर सीधी साधी लड़की पत्थर बनकर बैठ गई थी। उसकी आंखें बंद थीं। उसने रोते हुए कहा कि मैं एक विधवा हूँ। जब मैं हंसते हुए कहने लगा कि यह शादी सिर्फ दिखावे की होगी, वरना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात पर वो लड़की मजबूरन बात मान गई थी और अगले दिन हम लोगों की शादी हुई। पर जब 2 दिन के बाद मैं ज़रूरी काम से कमरे में आया तो देखा कि वह लड़की आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। पहली बार उसको प्रार्थना करते हुए देखकर मुझे ना जाने क्यों उस पर प्यार आया था। मेरे कदम पीछे हट गए। मैं मुस्कुराने लगा और कहने लगा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि वह प्रार्थना करते हुए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मेरे पिता की आखिरी बातें मेरे कानों में आज भी गूंजती थीं। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमज़ोर हालत में सांसें ले रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि विकास, अगर तुमने 7 दिन में शादी नहीं की तो मैं अपना घर, अपनी जायदाद कुछ भी तुम्हारे नाम नहीं करूँगा, बल्कि सब कुछ अनाथ आश्रम के हवाले कर दूंगा। मैं खामोश रहा। अपने होंठ बंद करके मैंने अपना सर झुका लिया था। मैं बचपन से अपने पिताजी को जानता था। उनका कहा हुआ एक एक शब्द पत्थर की लकीर होता था। उनका हर फैसला पक्का होता था। लेकिन उनका यह फैसला मुझे किसी ऐसी जंजीर से बांध रहा था जिसकी चाबियां मेरे हाथ में थी ही नहीं। मैंने बाहर निकलकर सिगरेट जलाई और अपनी जेब से मोबाइल निकाला। सोनिया को फ़ोन किया। वही सोनिया जिसके साथ मेरी इंगेजमेंट पिछले साल हुई थी। मेरी कॉलेज फ्रेंड और जवानी की पहली मोहब्बत। हम दोनों ने एक साथ सपने देखे थे। हम दोनों के बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। मैंने उसे फ़ोन मिलाया तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। दूसरी घंटी पर ही उसने फ़ोन रिसीव कर लिया था। उसकी आवाज़ आई। उसने कहा, हेलो विकास, क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारे पापा की? मैंने कहा, सोनिया, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अभी और इसी समय मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी होगी। सिर्फ 7 दिन के अंदर। यह मेरे पिता की वसीयत है। एक लम्हे के लिए दूसरी तरफ से खामोशी छा गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद हंसी की आवाज़ आने लगी। सोनिया हंसते हुए कहने लगी, विकास, यह सब नाटक करना छोड़ दो। मुझे कल लंदन जाना है। 1 हफ्ते के बाद आती हूँ। तब आराम से शादी करेंगे। जायदाद का क्या है? तुम अपने पिता के इकलौते बेटे हो। सब कुछ तुम्हारा ही होगा। मैंने सख्त शब्दों में कहा था कि तुम पागल हो गई हो। क्या मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर 7 दिन में हमारी शादी नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने कहा, तो क्या मेरे साथ ही शादी करनी ज़रूरी है? तुम्हें इतनी जल्दबाजी में शादी करनी है तो किसी और के साथ शादी कर लो। 7 दिन के लिए दिखावे की ही शादी कर लो, किसी के साथ। मुझे तो वैसे भी तमाशा से नफरत है। मैं ऐसी उलझन में नहीं पड़ना चाहती। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मैंने मोबाइल देखते हुए लंबी सांस ली थी। वो जानती थी कि मेरे पिताजी की वसीयत यही है, फिर भी उसने इनकार कर दिया था। शायद उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, या शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके बिना कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं कुछ भी कर सकता था। इस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई थी और मैंने कर भी लिया। उस शाम मैंने कानूनी तौर पर वकील से बात की कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करें। उसमें डिवोर्स के पेपर्स भी होने चाहिए। 7 दिन की शादी, बस 7 दिन की। इसके बाद जिसके साथ मेरी शादी होगी वो जो चाहे कर सकती थी, तलाक लेना, चाहे अलग होना, चाहे कुछ भी। लेकिन मेरा मकसद इतना था, अपने पिता की वसीयत पूरी करना। मगर परेशानी थी तो वह यह थी कि लड़की कौन? लड़की ऐसी शर्त पर राजी होती? कौन ऐसी लड़की होती जो मुझसे शादी 7 दिन के लिए कर लेती? मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया था, जिनका दावा था कि वह कुछ ऐसे मजबूर लोगों के रिश्ते करवाते हैं जिनकी शादियां नहीं होती। मैंने अगली सुबह अपनी शादी की शेरवानी खुद पसंद की। कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक रस्म थी जिसमें मैं दूल्हा हूँ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही शादी करने जा रहा हूँ। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी उलझन थी। वो उलझन जो ना ख्वाहिश थी, ना मोहब्बत थी, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ थी। उसे मैं खुद अपने कंधों पर डाल चुका था। फाइनली दुल्हन का बंदोबस्त हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही मुझे कॉल आ गई थी। वकील ने कहा था कि सारे कागजात तैयार हैं, आप जिस वक्त चाहे रजिस्ट्रार में आकर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शादी किसी मंदिर, मैरिज हॉल या घर से नहीं थी, बल्कि कोर्ट मैरिज थी। मेरी मर्जी थी। एक पुराना सा गेस्ट हाउस, जहाँ कम रोशनी हो, गवाह हो,
लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। मुझे रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर ही कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। मैंने वहाँ उसे पहली बार देखा था, जो कि दुबली पतली गोरी रंगत की और लंबे बालों वाली थी। उसने हल्के गुलाबी कलर का सूट पहना हुआ था। दुपट्टा उसके कंधों पर ढका हुआ था। ना हाथों में मेहंदी थी, ना चेहरे पर मेकअप था, और ना ही आंखों में कोई खुशी थी। मगर इसके बावजूद भी उसके अंदाज में एक ठहराव था, जैसे कोई सब कुछ हार कर भी खुद से नहीं हारा हो। मैंने उससे नज़र चुरा ली थी। दिल में जैसे कुछ भड़क रहा था, मगर फौरन ही बुझ भी गया था। मेरे दो दोस्त गवाह बन गए थे। पहले तो उसने पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए पेन हाथ में थामा था। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसके बाद पेन मुझे दिया गया था। मैंने भी सिग्नेचर कर दिए थे। शादी पूरी हुई तो मैंने कागजात अपने पास रख लिए थे। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ था जैसे हम दोनों के बीच रिश्ता जुड़ नहीं रहा, बल्कि ख़त्म हो रहा है। शादी के फौरन बाद मैंने बाहर आकर मोबाइल खोला था और अस्पताल में फ़ोन कर दिया था। शिया की बहन का इलाज शुरू करवाना था। मैं वादे से भागने वाला इंसान नहीं था। फ़ोन पर डॉक्टर से बात की। बच्चे का नाम निशा है। फाइल तैयार करके रखिए। आज ही आपके अस्पताल में उसे एडमिट करवा रहा हूँ। उधर शिया को नौकरानी ने मेरे घर के गेस्ट रूम तक पहुंचा दिया था। उसको तो मैं अकेले में रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसको जानबूझकर अलग हिस्सा दे दिया था। क्योंकि यह शादी, जैसे कि मैंने कहा था, कि सिर्फ दिखावे की शादी थी। दोपहर के समय श्रेया खाना नहीं खा रही थी। नौकरानी ने आकर बताया कि मालिक, वो लड़की कुछ भी नहीं खा रही है, बस पूजा कर रही है। मैंने कहा, जाने दो, जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ वो खुद 7 दिन में सीख जाएगी कि यहाँ के उसूल क्या है। उस रात में अपने कमरे में था, फाइलों में उलझा हुआ था। मगर दिमाग में मैंने नोटिस किया था कि श्रेया के माता पिता के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। ना उसने जिक्र किया था, माँ भी नहीं थी, सिर्फ एक बहन थी, निशा। वो भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी। इसको देखकर लगता था कि यह लड़की किसी बहुत बड़े नर्क से गुजर कर आई है। मगर फिर मैं खुद को समझाया करता था कि मुझे इस बात से क्या मतलब। मुझे उसके परिवार से, उसकी पर्सनल ज़िंदगी से क्या लेना देना। ये तो एक सौदा है ना। मुझे उसकी ज़िंदगी से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, ना उसे मेरी ज़िंदगी से कोई मतलब होना चाहिए। अगले दिन सुबह मैं नाश्ते की टेबल पर था। टेबल पर एक चिट रखी हुई थी। उसमें लिखा था कि विकास जी, हम दोनों की शादी हो गई है। हम दोनों की शादी जायज़ है। ऊपर वाला हमारा गवाह है। मैं अपने भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ, और उसकी आभारी हंगी उसने मुझे आप जैसा हम सफ़र दिया। मैं उसका यह नोट पढ़कर हैरान रह गया था। ये मुझे साफ बता रहा था कि वह इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट शादी नहीं समझ रही है। मैंने वह चिट जेब में रख ली थी। न जाने क्यों, तीसरे दिन मैंने अस्पताल जाकर श्रेया की बहन निशा से मुलाकात की थी। वह बहुत ही कमज़ोर थी, कम उम्र की थी, लेकिन मुझे देखकर जब मुस्कुराई तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा कि आपकी बहन बहुत बहादुर है। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि आप मेरे जीजू हो। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ। कुछ दिन के लिए थोड़ी देर में उसके पास बैठा रहा, बातें करता रहा। उसके बाद फिर वापस अपने घर पर आ गया था। देर रात में अपनी गैलरी में गया। वहाँ से निकला तो श्रेया के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से रोशनी आ रही थी। दिल कर रहा था कि जाकर देखूं वो क्या कर रही है, लेकिन फिर खुद को रोक लिया था। कई दिन गुजर चुके थे। वो इसी तरह खामोश अपने कमरे में रहती थी। वो कभी कमरे से बाहर निकलकर नहीं आई थी। मैंने उसका चेहरा पहली बार कोर्ट मैरिज वाले दिन देखा था। उसके बाद से अभी तक ना तो मेरा उससे सामना हुआ था, और ना ही मैंने उसका चेहरा देखा था। मैं हमेशा अपने ऑफिस, हॉस्पिटल, फ़ोन कॉल्स और रात के अकेलेपन में उलझा हुआ था। हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग थे। हमारी बात भी नहीं हुई थी। मैंने जानबूझकर यह दूरी रखी हुई थी। न किसी हुक्म की ज़रूरत थी, न तो वजह कि मैं चाहता था कि 7 दिन ऐसे गुजर जाए जैसे कोई साया तेज़ी के साथ गुजर जाता है, और साया साथ हो पर कोई आवाज़ ना हो। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर मुझे नौकरानी ने बताया, श्रेया मैडम जल्दी उठ जाती हैं, अपने कमरे में प्रार्थना करती हैं, कुछ मांगती भी नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद करती रहती हैं। मैंने नज़र अखबार पर रखी हुई थी, लेकिन दिमाग में उसके शब्द अटक गए थे कि वह सिर्फ धन्यवाद ही करती है। जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी का सौदा बहन के इलाज के लिए किया हो, जिसे मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वो भगवान की आभारी है और धन्यवाद भी करती है। ये बात मेरे उसूलों में फिट नहीं हो रही थी। उसी दिन शाम को ऑफिस से मैं जल्दी घर आ गया था। बारिश हो रही थी। आसमान पर बादलों की गरज थी। मुझे अचानक बेचैनी सी हुई।
कि आज घर की कंडीशन कुछ बदली हुई सी क्यों लग रही है। कुछ खींच रहा था, जैसे कमरे की खामोशी और चीख बनने से पहले का लम्हा। अपना कोट उतारते हुए मैं गैलरी के सामने गया। उसके कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। मैंने कदम रोक दिए। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। वह बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसने आंखें बंद की हुई थीं और उसके हाथ जुड़े हुए थे। मैंने पहली बार ठीक से उसका चेहरा देखा था। सीधा, सिंपल और सुंदर, चांद जैसा नहीं, क्योंकि चांद में तो दाग होता है। उसके चेहरे पर तो कोई दाग नहीं था। एक सुकून था। मैं कुछ देर तक इसी तरह खड़ा रहा। कदम खुद बख पीछे हट रहे थे, जैसे किसी ने मेरे बीच में दखल दिया हो। और फिर एक लम्हे के लिए मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा, इंटरेस्टिंग, और यह कहकर मैं पलट आया था। अगले दिन शाम के समय लाइट चली गई थी। नौकर हाथ पैर मारने लगे। जनरेटर में कुछ खराबी आ गई थी। मैंने खुद फ्लैशलाइट लेकर सिस्टम चेक करना शुरू किया। वापसी पर मैं जब उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर अंधेरा था। बस खिड़की से बाहर आती चांदनी अंदर फैल रही थी। मैंने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। वो कहने लगी कि जी कौन? मैंने कहा, लाइट चली गई है। सब ठीक है ना? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बता देना। उसने कहा कि नहीं, सब ठीक है। आपका शुक्रिया। रोशनी हमेशा अंधेरे में रास्ता ढूंढ ही लेती है, उसका यह जवाब मुझे कुछ लम्हों के लिए रोक गया था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था, बस वापस पलट कर आया और सोचता रहा कि यह लड़की कौन है, जो दुख में भी खुश रहती है, सुकून से रहती है, कोई शिकायत भी नहीं करती, अंधेरे में भी उम्मीद की बात करती है और खामोशी में भी शब्दों से बोलती है जो अंदर तक गूंजने लगते हैं। उस रात मैंने कोई नशा नहीं किया था। देर रात मैंने अपनी डायरी खोली और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी, यह लड़की जो चुप रहती है मगर हर लम्हा कुछ ना कुछ सुनाती है, वह कहाँ से आई है। मैं जानता था, वह चेहरा अब मेरे दिमाग में उतर गया है, जो सिंपल था मगर बहुत सुंदर था, बहुत स्पेशल था। तीसरे दिन रात को नौकरानी ने बताया, श्रेया मैडम खाने में सिर्फ चावल और दही मांगती हैं, बाकी कुछ नहीं। मैंने सर हिला दिया और कहा, जो वह मांगे उसे दे दिया करो। बिना सवाल किए अगले दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर एक ट्रे रखी हुई थी। उस पर चाय का कप और एक छोटी सी डिश में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, और एक नोट था कि आप मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए कोई मेहमान हूँ, लेकिन मैं भी आपकी पत्नी हूँ। मेरा भी फ़र्ज़ आपसे बढ़कर कुछ बनता है। अब मैं जानता था, वो दीवार जिसे मैंने उसके और अपने बीच में खड़ा कर दिया था, वो कमज़ोर होने लगी है। रात को काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों में उलझा हुआ था, लेकिन दिमाग पर वही सवार था। चाय और वो नोट और वो चेहरा, सब दिमाग की दीवारों पर जैसे जम गया था। मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। कुछ बेचैनी सी हो रही थी, जैसे घर में मेरी सांस रुक रही हो। मैं गैलरी में आ गया था तो रोशनी धीमी थी। किचन की तरफ गया कि शायद पानी पी लूं। अचानक एक सिसकी सुनाई दी, धीमी मगर अंदर गूंजती हुई। मैं चौंक गया था। आवाज़ कमरे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदमों से कमरे के करीब गया। दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। अंदर झांका तो देखा कि वह ज़मीन पर बैठी अपने दोनों घुटने सीने से लगाए रो रही थी। उसका सर झुका हुआ था, चेहरा दुपट्टे की आड़ में ढका हुआ था। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, हिचकिचाते हुए अंदर चला गया। कुछ कहे बिना किचन से लाया हुआ पानी का गिलास टेबल पर रख दिया। वह चौंक गई थी और नज़र उठाकर मेरी तरफ देखने लगी, मगर कुछ नहीं बोली। मैंने धीरे से कहा कि पानी पी लो। उसने नज़र चुराई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गिलास थामने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में मजबूती नहीं आ पा रही थी। मैंने आगे बढ़कर गिलास थाम लिया था। उसके हाथ में दिया उसी लम्हे मेरे हाथ उसके हाथ से टकराए थे। ठंडे हाथ, जैसे कोई बिजली ना हो, वो मिट्टी हो। मैंने फौरन अपना हाथ हटा लिया। उसकी छुअन मेरे अंदर तक महसूस हुई थी। बाहर मैंने किसी का हाथ थामा और लगा कि यह हाथ पूरा है, जैसे हाथों के बीच कोई नया रिश्ता है। लेकिन अगले ही लम्हे मैंने खुद को झटक दिया था। गिलास छोड़कर मैं पीछे हटा और सोचा कि यह सिर्फ सौदा है। विकास, भूल मत जाना, मैंने दिल ही दिल में खुद को याद दिलाया था। मैं पलटने लगा तो उसने धीमी आवाज़ में कहा कि कभी कभी इंसान सिर्फ चुप रहना चाहता है, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं रुक गया। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वह अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। यह कहकर मैं कमरे से निकल गया था। अगली शाम डॉक्टर का फ़ोन आया
कि निशा की टेस्ट रिपोर्ट्स बेहतर थीं। मैं खुश हुआ, लेकिन जिसके लिए मैं यह सब कुछ कर रहा था वह खुद खामोशी की दीवारों के पीछे छुप गई थी। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था जब बाहर कुछ शोर सा हुआ। नौकर ने आकर कहा कि सर, बाहर एक मैडम आई है, कहती हैं कि आपकी मंगेतर हैं, उन्होंने अपना नाम सोनिया बताया है। मैंने गर्दन झटकी। वह लंदन से आ गई थी, मैंने कहा। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। दरवाज़ा खुलते ही वह अंदर ढाबा बोलने के अंदाज में दाखिल हुई थी। जीन्स टॉप में चेहरे पर मेकअप था और आवाज़ में कड़कपन था। उसने कहा कि यह लड़की कौन है जिसने तुमसे शादी की है, ये मेरी जगह क्यों है? मैंने सुकून से कहा, सोनिया बैठो। उसने कहा कि नहीं, मुझे जवाब चाहिए। तुमने शादी कर ली सच में? मुझे बिना बताए मैंने ठंडी सांस ली और कहा कि तुमने इनकार कर दिया था, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया। उसने कहा कि यह सब झूठ है, मैं सिर्फ 2 दिन लेट हुई हूँ। तुमने मेरे ना आने पर किसी दूसरी लड़की को अपना नाम दे दिया। मैंने कहा तुम लेट हुई और वो टाइम पर आ गई। वो हंसने लगी और कहने लगी, तुम उसे पत्नी कहने लगे, यह अभी भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने नज़र चुराई और कहा, यह शादी सिर्फ एक मकसद से हुई थी जो तुम्हें पता है। अब तुम आ गई हो तो हमारे बीच की बहस भी फ़ायदा है। उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारे शब्दों में नरमी आ गई है। उसके लिए मैं खामोश रहा। सोनिया के कदम तेज थे, वह घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। उसने कहा कि मैं उसको देखना चाहती हूँ जिसने तुम्हारे साथ शादी की है। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और कहा, यह इज्जत का मामला है सोनिया, वो मेरे घर में है, मेरी पत्नी है। उसने कहा, तो कितने दिनों के लिए यह शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह लगा था। मैंने हाथ जोड़ दिए। वो पलट कर चली गई, लेकिन जाते जाते कह कर गई थी कि यह जंग ख़त्म नहीं हुई है। वो तुम्हारी पत्नी सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं बन सकती। सोनिया के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक गैलरी में खड़ा रहा था। घर खामोश था, लेकिन मेरे अंदर शोर मचा हुआ था। श्रेया ने कोई सवाल नहीं किया, न कोई सफाई मांगी। बस शाम को खाने के समय एक नोट ट्रे में रखा था, क्या आपके मेहमान खुश थे? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस नोट को जलते हुए चूल्हे पर रख दिया। अगले दिन सोनिया की माँ का फ़ोन आया। विकास बेटा, तुमने जो किया वह जल्दबाजी थी। सोनिया तुमसे मोहब्बत करती है और यह सब गलत फहमी है। मैंने कहा, आंटी, आप मेरी मम्मी की तरह हैं, लेकिन फ़ैसला मेरी ज़िंदगी का था। मेरे लिए वक्त पर रहना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने हार मान ली, लेकिन उनके शब्दों में एक दम था। मैं शाम को जब घर वापस आया तो देखा कि श्रिया आंगन में अपनी बहन निशा के साथ बैठी हुई थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि विकास, जीजू आपकी पत्नी बहुत प्यारी है। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया। फिर अचानक दिल में ख्याल आया, सोनिया ने आज तक मुझे ऐसे लम्हे कभी नहीं दिए थे, न सुकून न प्यार। वह हमेशा अपनी जगह पक्की करने के लिए कुछ ऐसा करती थी जैसे मोहब्बत भी किसी बिजनेस डील का हिस्सा हो। उसी रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो श्रिया थी। मैंने खिड़की खोली थी। बारिश की आवाज़ से नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, बैठो, तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहने लगी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या मैं आपके लिए कोई बोझ हूँ? मैंने उसकी आंखों में झांका नहीं था, बस सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरे लिए वो इंसान हो जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खामोश रही, फिर कहने लगी कि आपको लगता है कि सोनिया आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकती है। मैंने एक लम्हे सोचा था और कुछ कहा कि रिश्ते सिर्फ वक्त ही होते हैं। मैं अब भी समझ नहीं पाया था कि यह रिश्ता कौन सा है, लेकिन सोनिया मेरे दिल से निकल चुकी है। वह धीरे से कहने लगी, तो सिर्फ मुझे 7 दिन यहाँ रहना है। इतना कहकर वह पलट गई थी। सोनिया वापस आ गई थी, लेकिन जो बातें कभी पूरी लगती थीं अब अधूरी सी लगने लगी थी। दोपहर का समय था। मैं घर वापस आया तो हॉल में एक हलचल सी महसूस हुई। नौकरानी घबराई हुई थी, अंदर आई और कहने लगी कि सर, श्रेया मैडम ने फ्रूट काटते हुए अपना हाथ काट लिया है। उनका बहुत खून बह रहा था। वह भी अंदर ही हैं। निशा पट्टी ला रही है। मेरे कदम जैसे खुद उसके कमरे की तरफ मुड़ गए थे। दरवाज़ा खुला तो वह कुर्सी पर बैठी थी। एक हाथ दूसरे हाथ की हथेली पर रखे खून से भरा हुआ रुमाल उसने दबा रखा था। निशा उसके सामने खड़ी हुई थी। उसका हाथ थाम कर हिचकिचाहट के साथ मैं तेजी से आगे बढ़ा। मैंने कहा, दिखाओ। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। बस धीरे से उसने हाथ थामने दिया। कट गहरा नहीं था, मगर काफ़ी खून बह चुका था। मैंने रुमाल हटाया, हाथ पानी से साफ किया और उंगलियों के बीच हिस्से पर लपेटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे,
शायद दर्द से या फिर मेरी मौजूदगी से, यह शायद किसी और अनजान एहसास से मैं झुका रहा, खामोशी से, जैसे शब्दों की कोई गुंजाइश ना हो। पट्टी बांधने के दौरान एक पल को मैंने उसकी आंखों में देखा था, वो आंखें जिनको वो हमेशा नीचे झुकाकर रखती थीं। उसका ठहराव मेरी तरफ दिख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ था? उसकी आवाज़ नरम तरीके से निकली, जैसे सवाल भी इजाज़त मांग रहा हो। उसने हल्की सी सांस ली और कहा, कभी किसी का हक छीनने पर ऊपर वाला खुद सज़ा दे देता है। मैंने हाथ रोक लिया। कुछ कहने के लिए उसका चेहरा देखा। वो पछतावा नहीं था। उसके शब्दों में ना किसी पर इल्ज़ाम था। वो बस एक सच बोल रही थी, जो शायद वह खुद पर लागू समझ रही थी। मैंने नरमी से उसके हाथ की पट्टी कर दी थी। फिर कहा, कभी कभी जो चीज़ छीनी या समझी जाती है, वो ऊपर वाले की तरफ से देन होती है, और जो चीज़ अपनी लगती है, वह आजमाइश बन जाती है। श्रेया ने सर झुका लिया। कोई बहस नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी खामोशी, जो हर बात का जवाब बन गई, वो लम्हा छोटा सा था। एक जख्मी हाथ, थोड़ी सी पट्टी और एक ऐसा शब्द, लेकिन वो लम्हा मेरे दिल पर निशान छोड़ गए थे। अगले दिन मैंने वापसी पर देखा कि निशा दरवाजे पर बैठी हुई थी, कुछ कपड़ों की सिलाई कर रही थी। निशा ने मुझे देखकर हाथ हिलाया, कहने लगी कि जीजू, आपको पता है कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी कढ़ाई करती है, मुझे गिफ्ट बनाकर दे रही है। मैंने निशा की तरफ देखा और फिर नज़र झुका ली। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसी रात मैंने श्रेया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। उसने कहा कि जी। कमरा साफ सुथरा था। कोने में वह पट्टी जो मैंने श्रेया के हाथ पर बांधी थी, वो रखी हुई थी। मैंने कहा, पट्टी अभी भी रखनी ज़रूरी है। उसने कहा कि यह निशानी है, और कुछ तकलीफ़ें खुद को याद रखने के लिए होती हैं। मैं खामोश हो गया। कुछ देर तक बैठा रहा, फिर कहने लगा, कभी कभी तकलीफ़ें हमें वह चीज़ें सिखा देती हैं जो आसानी कभी नहीं सिखाती। उसने धीरे से सर हिलाया, जैसे यह एहसास कि हर चीज़ पर हक जताने का बस नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं किए जाते, बल्कि निभाए जाते हैं। उसके शब्दों की गहराई में मैं डूबता चला गया था। एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अब यह रिश्ता मेरे अंदर सांस लेने लगा था। श्रेया मेरे सामने बैठी थी। उसका चेहरा सिंपल था, दिल भरा हुआ था। उसका हाथ बैंडेज में छुपा हुआ था, मगर उसका असर मेरी सांसों में छुप गया था। वापसी पर मैंने अपने कमरे में आकर अपनी डायरी खोली और एक बार फिर से बिना कुछ सोचे समझे लिखने लगा कि ज़ख्म दो तरह के होते हैं, एक शरीर पर, दूसरा आत्मा पर। वो दोनों दे गई थी और दोनों को मरहम भी दे रही थी। फिर मैंने मोबाइल निकाला, वकील का नंबर देखा, लेकिन फ़ोन नहीं किया। 7 दिन पूरे होने का समय करीब आ रहा था, मगर दिल कह रहा था कि शायद यह रिश्ता ख़त्म होने का मोहताज नहीं। श्रेया के ज़ख्म मेरे दिल पर निशान छोड़ चुके थे। उस दिन दोपहर कुछ ज़्यादा ही खामोश थी। बाहर हल्की सी धूप थी। मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। टेबल पर चाय नहीं थी, जो रोज़ की तरह होती थी। मैंने दरवाज़ा खोला, गैलरी की तरफ बढ़ा। वो आंगन में बैठी हुई थी। उसके हाथ में ट्रे चाय के कप और कुछ बिस्किट थे। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफ़ी सुंदर लग रही थी। मैं वहीं रुक गया, सिर्फ उसे आते हुए देखता रहा था। उसकी रफ्तार धीमी थी, उसकी नज़रें नीची थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ सोचने जैसा था। जैसे कि वह मेरे करीब पहुंची तो मैंने धीरे से कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन तुम्हारे होंठ क्यों खामोश रहते हैं? उसने पलक झपकाई, चाय का कप मेरे हाथ में दिया और सिर्फ इतना कहा कि काश यह सब हकीकत होती। इन शब्दों ने जैसे कुछ लम्हों के लिए सब कुछ रोक दिया था। चाय की खुशबू, सांस, सब कुछ ठहर गया था। मैंने उसके हाथ से कप लिया और एक कदम पीछे हट गया था। अगर यह हकीकत थी तो झूठ भी नहीं रहा था। मैंने धीरे से कहा था तो उसने सर झुका लिया, जैसे बात को सुन लिया, लेकिन जवाब देना ठीक नहीं समझा। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने चाय का पहला घूंट पिया, जो गर्म था। मैंने कहा, निशा का इलाज कैसा चल रहा है? उसने हल्के शब्दों में कहा कि अब तो बेहतर है, एक और टेस्ट बाकी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद उसे वहाँ लेकर जाऊँगा। श्रिया ने कहा कि निशा बहुत हंसने लगी है। शायद उसे लगता है कि जिंदगी थोड़ी वापस आ गई है। श्रिया की आवाज़ में कुछ हैरानी, कुछ शुक्र और कुछ डर सा था, जैसे वह इस खुशी को पूरा मनाने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी भी वापस आ रही है। उसने एक लम्हे के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया।
फिर कहने लगी कि मैंने जिंदगी मांगी ही कब थी, मैं तो बस मोहलत पर जी रही हूँ। ये शब्द सीधा मेरे दिल पर लगे थे। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और कहा कि श्रेया, क्या तुम मोहलत पर मिली हो या मैंने तुम्हें अपने वक्त की जिद में खरीद लिया था? पहली बार वह चौंक गई मेरी तरफ। उसने देखा हम दोनों की नज़रें आपस में टकरा गई थीं। उसकी आंखें साफ थीं मगर अंदर कुछ डरा हुआ था। उसने कहा कि शायद दोनों बातें सच थीं। मैंने कहा, तुम्हें वक्त की मजबूरी थी और मुझे एक वादा पूरा करना था। हम दोनों ने वह कर लिया जिसका इरादा न तुम्हें था न मुझे। मैंने कहा, तो फिर यह चाय, यह एहसास, ये सब क्या है श्रेया? उसने कहा, यह सब वो है जो हकीकत नहीं, लेकिन दिल हकीकत मान बैठा है। उसके शब्द नरम थे, जैसे वह अपने ही शब्दों से बचने की कोशिश कर रही हो। बीच में खामोशी आ गई। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जिनमें हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चीज़ बोल रही थी। कमरे की हवा, दिल की धड़कन, नज़रों की हकीकत। फिर वह उठी और चाय की खाली ट्रे समेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने उसे धीरे से आवाज़ लगाई, श्रेया। वो रुकी नहीं, पीछे पलटी। नहीं, मैंने फिर से कहा, अगर मैं कहूँ कि यह सब हकीकत बन सकता है। तो वह फौरन रुक गई। उसने अपनी सांसें रोक लीं। फिर वह धीरे से कहने लगी कि हकीकत वो होती है जो सबके सामने हो। हमारा रिश्ता अब भी सिर्फ 7 दिन का है और अभी 2 दिन बाकी हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दरवाजे की तरफ देखता रहा जहां से वह गायब हो गई थी। रात को मैंने निशा से बात की। वो बहुत खुश थी। उसने बताया कि आज श्रेया दीदी बहुत मुस्कुरा रही थीं। कह रही थीं कि कुछ प्रार्थनाएं वक्त पर सुन ली जाती हैं। मैंने पूछा, और तुमने क्या कहा? उसने कहा, मैंने दीदी से कहा कि कभी कभी इंसान खुद प्रार्थना बनकर आता है और आप उनकी प्रार्थना बन गए हो। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। क्या मैं सच में किसी की प्रार्थना बन सकता हूँ, या अभी भी वही इंसान हूँ जो सब कुछ कागज़ों पर नापता है? मैंने रात को अपने कमरे में बैठकर वो फाइल दोबारा निकाली। शादी के पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, 2 दिन बाकी थे। वही दिन जिनके बाद मैं आज़ाद था और श्रेया भी, मगर दिल की आज़ादी से डर रहा था। उस दिन मौसम थोड़ा अजीब था। हवा चल रही थी, लेकिन कमरे में गर्मी सी थी। मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, सामने खुली हुई फाइल, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। श्रेया दिन भर नजर नहीं आई थी, न दोपहर में, न शाम में, और ना ही रात के खाने पर। नौकरानी ने बताया कि श्रेया मैडम कह रही थी कि उन्हें आराम करना है, शायद उनके सर में दर्द हो रहा है। मैंने गर्दन हिलाई, मगर दिल बेफिक्र नहीं था। एक अजनबी सी बेचैनी ने दिल के किनारे दिला दिए थे। मैंने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैं कुछ लम्हे रुककर दरवाजे से बाहर निकला, उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, मगर वह खुद कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने आवाज़ लगाई, श्रेया। आवाज़ कमरे में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं बाहर आया तो खामोशी भी चीख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फिर अचानक एक हल्की सी आहट थी, गैलरी के पास। वह ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। नीले रंग के कपड़ों में उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांस धीमी चल रही थी। मैंने कहा, श्रेया। मैं दौड़कर उसके करीब गया। मैंने उसके सर को अपनी गोद में ले लिया। उसके हाथ की नस चेक की धड़कन कमज़ोर थी। मैं फ़ौरन चिल्लाया, गाड़ी निकालो। नौकर ने दौड़कर गाड़ी निकाली। मैंने उसे उठाया जैसे एक टूटा हुआ परिंदा हूँ। मैं फ़ौरन ही लेकर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गया था। उसके हाथ मेरी उंगलियों में थे। मैं बार बार कह रहा था, बस पहुँच रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं श्रेया को इमरजेंसी वार्ड में ले गया, डॉक्टर भागते हुए, आइए इंजेक्शन, ऑक्सीजन, और ढेर सारे सवाल। एक डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा कि सर, इन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं, क्वांटिटी ज़्यादा थी, आप टाइम पर इन्हें अस्पताल ले आए, वरना न जाने क्या हो जाता। मैंने ज़मीन पर बैठे हुए सिर्फ इतना कहा कि वह जिंदा है ना। डॉक्टर ने सर हिलाया। अभी मैं कुर्सी पर बैठ गया था। दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि उसने यह सब क्यों किया। सुबह के समय डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट को होश आ गया है, आप इन्हें जाकर देख सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर है, बात करने की कंडीशन में नहीं है। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो निढाल लेटी हुई थी, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया, जो अभी भी ठंडा था। मैंने कहा, तुमने यह सब क्यों किया? मेरी आवाज़ में सख्ती नहीं थी, बस एक कांपती हुई सच्चाई थी, जो कुछ बोली नहीं। सिर्फ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई और जवाब देने के काबिल ना हो।
घर वापस आकर मैं सीधा उसके कमरे में गया। हर ड्रॉ चेक की, उसका सामान चेक किया। उसके सामान के बीच में एक छोटा सा लेटर पड़ा मिला। डायरी थी। मैं बैठा, डायरी खोली। पहला पेज खाली था, दूसरा भी। तीसरे पर एक शब्द लिखा हुआ था, मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा हूँ। मेरे हाथ रुक गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले पेपर पर लिखा हुआ था, उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की, बस मुझे इस्तेमाल किया। मेरा शरीर, मेरी इज्जत, मेरा सुकून, सब खेल का हिस्सा था और मैं बुझती रही। शादी सब कुछ करवा लेती है। एक दिन उसने कहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो और मुझे डिवोर्स दे दो, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। मैंने जीना छोड़ दिया था। सिर्फ अपनी बहन का चेहरा देखकर रोज़ मरने से रुक जाती थी। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आए विकास, और तुमने कहा कि सिर्फ 7 दिन के लिए मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। मैंने सोचा शायद अब शरीर को बेचने का काम कानूनी हो गया है। कम से कम इस बार मेरी बहन बच जाएगी। ये सब पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हर शब्द दुख से भरा हुआ था। मैंने सोचा, जो लड़की इतनी सुकून से प्रार्थना करती है, जो रोज़ खामोश रहती है, वो अंदर से इतनी जख्मी थी। एक पेपर पर लिखा हुआ था, तुम खुश होते हो पर तुम्हारे सवाल मुझ तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारी नज़रों में कुछ था जो बाकियों से बहुत अलग था। मैं डर गई थी, कहीं इस बार मेरा दिल ना लग जाए। मैंने डायरी बंद कर दी। मैं कुछ भी समझने के काबिल नहीं रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बाहर हॉल में आकर बैठ गया था। सर हाथों में छुपा लिया था मैंने। जिसे सौदा समझा था, वो लड़की तो खुद जिंदगी की जंग लड़ रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, वकील का नंबर डायल किया, फिर काट दिया। यह वक्त कानून या कॉन्ट्रैक्ट का नहीं था, यह वक्त दिल का था, सच का था। अस्पताल वापस जाने पर मैं सीधा उसके कमरे के बिस्तर के करीब गया। वो जाग रही थी। उसका चेहरा कमज़ोर था, लेकिन आंखें खुली हुई थीं। मैंने कहा, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जियो, अपनी मर्जी से, अपनी इज्जत के साथ। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी के साथ एक रोशनी थी। मैं अस्पताल से श्रेया को घर ले आया था। वह बहुत ही कमज़ोर थी, लेकिन अब खामोश नहीं थी, बस थकी हुई सी लग रही थी। निशा ने दरवाजे पर आते ही उसे गले लगा लिया था, जैसे वो बरसों के बाद वापस आई हो। घर का माहौल थमा हुआ था। हर कोई सावधान था, जैसे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हों। मैंने उसके आराम के लिए उसे गेस्ट रूम के बजाय अंदर वाले कमरे में भेज दिया था। यह वही कमरा था जो कभी मेरे माता पिता का हुआ करता था। वहाँ सुकून था, धूप भी कम आती थी, मगर रोशनी हमेशा अंदर मौजूद रहती थी। शाम को मैं स्टडी रूम में बैठा हुआ था, फाइल देख रहा था, जब गेट से गाड़ी की आवाज़ आई। नौकरानी ने आकर बताया कि सर, सोनिया मैडम आई हैं। मैंने सर उठाया। मुझे पता था कि अब वह क्यों आई है। दरवाज़ा खुला। सोनिया का चेहरा घमंड और गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, विकास, अब हद हो गई है। मैं तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे फैसले दोनों से तंग आ चुकी हूँ। वो सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने ठंडे शब्दों में कहा कि बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा कि नहीं, मैं बात करने नहीं आई। मैं जान गई हूँ कि वह लड़की अभी तक यहाँ पर क्यों है। वह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? वह एक तलाकशुदा, एक जख्मी लड़की है। मैं कुर्सी से उठा और मैंने कहा, तुम जिस लड़की को तलाकशुदा कह रही हो, वह वही है जिसने मेरे पिता की आखिरी वसीयत पूरी की। तुमने वक्त पर आने का वादा किया था, मगर इनकार कर दिया। लेकिन उसने इनकार नहीं किया, सिर्फ एक शर्त पर हाँ कह दिया। सोनिया ने कड़क शब्दों में कहा, शर्त यह कैसी शादी है ना, मोहब्बत ना रिश्ता, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं चीखा। शायद पहली बार मेरी आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैंने कहा, हाँ, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो तुम भी नहीं कर सकती थी। उसने मुझे बदल दिया, मुझे वह सच दिखाया जिससे मैं हमेशा भागता रहा। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह रुक गई और कहने लगी कि विकास, वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत कैसे बन गई? तुम तो कहते थे कि यह सिर्फ वक्त गुजारने का रिश्ता है। मैंने उसे दरवाजे की तरफ इशारा दिया और कहा, वो वक्त अब मेरी हकीकत बन गया और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दिखावा है। सोनिया पीछे हट गई और कहने लगी, तो फिर तुम उसे एक्सेप्ट करने वाले हो? मैंने कहा, नहीं, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, वह खुद मेरे वजूद का हिस्सा बन गई। सोनिया ने कंधे उचकाए। उसकी आंखों में जलन उभर आई थी। वह कहने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते विकास। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ वो किया जो तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता था। तुमने मेरी मजबूरी को तमाशा समझा। उसने मेरी मजबूरी में जान डाल दी। उसने कहा,
मैं तुम्हारे पिता की पसंद थी, मैंने कहा। नहीं, तुम मेरे पिता की शर्त से भागी हो और वह उस शर्त का हिस्सा बनी। उसने पलटने से पहले कहा कि उस लड़की की सच्चाई तुम्हें ले डूबेगी। विकास, मैंने सख्त शब्दों में कहा। मुझे उसकी सच्चाई में डूबना कबूल है, लेकिन तुम्हारे झूठ में जीना नहीं। सोनिया चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। दरवाज़ा बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। कई लम्हे बाद मैंने गहरी सांस ली और सोचा, जिससे शादी की उससे मोहब्बत हो गई। उस रात मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। शिया के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। धीमी सी रोशनी आ रही थी। मैं उस रोशनी को देखता रहा। फिर स्टडी रूम में गया और डायरी निकाली। लिखा, इश्क कुछ मांगता नहीं, बस वक्त के दायरे में खुद को सौंप देता है, और मैं बह चुका हूँ। उसकी आहट, उसकी खामोशी और उसके सब्र में दूसरे दिन नाश्ते के टेबल पर श्रेया नहीं थी। नौकरानी ने बताया कि वह आराम से दोपहर को आएंगी, उन्हें कुछ देर तक अपने कमरे में ही प्रार्थना करनी है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ऑफिस गया, लेकिन वहाँ मेरा काम में मन नहीं लगा, तो घर वापस आ गया। घर की दहलीज पर दाखिल होते ही निशा दौड़ते हुए आई और कहने लगी कि आज दीदी ने एक नई डिश बनाई है, आपको खिलाने के लिए कहा है। मैं मुस्कुराने लगा और मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। मैं किचन में दाखिल हुआ। श्रेया टेबल सजा रही थी, उसके चेहरे पर चमक थी। मैंने उसे देखकर धीरे से कहा, कल सोनिया आई थी। वो रुक गई और मुझे देखने लगी। कहने लगी कि मुझे पता था, उसे तो आना ही था। मैंने कहा, श्रेया, तुम वो जिसने मेरी और मेरे पिता की इज्जत बचाई है। श्रेया ने नज़र उठाई, कुछ कहने की कोशिश की, मगर वह कुछ बोली नहीं, बस मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, श्रेया, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इस बार वह हल्के से मुस्कुराने लगी, जैसे जानती हो। फिर नज़र नीचे रख ली। वो जानती थी कि अब मैं भी, और अब यह रिश्ता शब्दों से आगे निकल चुका था। 7 दिन गुजर चुके थे। सुबह जब मैं उठा तो बंगले में सब लोग जाग चुके थे, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। टाइम सुबह के 7 बज रहे थे, जैसे कोई कह रहा हो कि वक्त पूरा हो चुका है। मैं बाहर निकला तो किचन में हरकत नजर आई। निशा टेबल पर नाश्ते की चीजें रख रही थी, लेकिन श्रेया वहां नहीं थी। मैंने धीरे से पूछा कि श्रेया कहाँ है। निशा ने गर्दन नीचे रखते हुए कहा, वह अपने कमरे में है, शायद सामान पैक कर रही हैं। यह शब्द जैसे मेरे शरीर से जान निकाल गए थे। मैं खामोश रहा। मेरे लिए जवाब देना मुश्किल लग रहा था, जैसे हर शब्द बोझ बनकर मेरे गले में अटक रहा हो। दोपहर के करीब मैं उसके कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो श्रेया ज़मीन पर बैठी हुई थी। सूटकेस खुला हुआ था। कुछ कपड़े पैक किए जा चुके थे और बाकी के रख रही थी। वो धीरे धीरे अपना सारा सामान रख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने जाने का फैसला कब का तय कर लिया है। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। कुछ देर इसी तरह खड़ा रहा। श्रेया ने मुझे देखा नहीं था। अच्छा, जानबूझकर नजर नहीं मिला रही हो। फिर वह कहने लगी कि मैं जा रही हूँ, जैसे कि वादा था। 7 दिन पूरे हो गए हैं और अब मेरा यहाँ कोई हक नहीं रहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। मैंने अंदर कदम रखते हुए कहा कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया। उसने कपड़े फोल्ड करते हुए कहा, लेकिन आपने रोका भी नहीं है। मैं खामोश हो गया। फिर वह कहने लगी कि शादी का समय पूरा हो चुका है, वादा भी पूरा हो गया है, मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ। अब मैं सिर्फ वही हूँ जो पहले हुआ करती थी, तलाकशुदा, खामोश और मजबूर। मैंने कहा, तुम वो नहीं हो, तुम वो हो जिसने मुझे आईना दिखाया, जो मेरी दुनिया में आई और सब कुछ बदल कर रख दिया। वो धीरे से मुस्कुराई। उस दिन पहली बार उसने कहा, तो फिर आपको यह बात 7वें दिन ही क्यों याद आई? 6ठे दिन, 5वें दिन या चौथे दिन भी तो याद आ सकती थी ना। आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि मुझे रुक जाना चाहिए? मैं खामोश हो गया था। कुछ लम्हे गुजर गए। मैं फिर बोला कि वादा दिल से किया जाता है। ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए थे। वो उठ खड़ी हुई। उसने अपना सूटकेस बंद किया और खिड़की की तरफ चल दी थी। हल्की हवा अंदर आ रही थी। पर्दा उड़ रहा था। उसने कहा, विकास, दिल से किए गए वादे हमेशा वक्त से पहले टूट जाते हैं, और वक्त के वादे वह कभी दिल के काबिल नहीं होते। मैंने कदम आगे बढ़ाया। उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, श्रिया, तुमने एक सौदा पूरा किया, मैंने एक वसीयत निभाई, लेकिन जो हमने महसूस किया वह क्या था? वह कोई झूठ था। उसने कहा कि कुछ भी महसूस करना जुर्म नहीं होता, बोलना हक है। आपने कभी नहीं कहा कि मैं आपके लिए कुछ मतलब रखती हूँ, और मैंने भी कभी नहीं कहा कि मैं ठहरना चाहती हूँ। मैंने पहली बार उससे सवाल किया,
लेकिन तुम रुकना चाहती हो ना। वो मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे और कहने लगी कि हाँ, लेकिन खुद नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने वादा किया था, और वादा निभाने वालों को खुद सबसे ज़्यादा वादा प्यारा होता है। उस पर मुझे लगा कि सब कुछ रोक दूं। वक्त फासला कसमें सब कुछ वो सूटकेस के साथ बाहर निकली। निशा दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। उसने लिपट कर श्रेया को गले लगा लिया और कहने लगी कि दीदी, आप कहाँ जा रही हो। श्रेया ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कहीं नहीं, बस एक वादा पूरा कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। गाड़ी गेट पर खड़ी थी। मैं दरवाजे पर आया। नौकर ने सामान रखा। श्रेया गाड़ी के दरवाजे के करीब पहुंची। मैंने आखिरी बार पुकारा। वह रुक गई, लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। मैंने कहा, अगर तुम जा रही हो तो चली जाओ। ना कि मेरे वादे को निभाने के लिए वह कुछ देर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गई। दरवाज़ा बंद हुआ, गाड़ी चल पड़ी। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा जब तक गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं हुई। वह जा चुकी थी। वो 7 दिन जो कभी बोझ हुआ करते थे, अब कमी बन गए थे। मैं दरवाजे पर बैठा रहा और खुद से कहने लगा, जिस लड़की को मैंने खरीदा हुआ समझा, वह मुझे मेरी कीमत का अंदाज़ा दे गई। शाम ढल रही थी। धूप की रोशनी कम हो रही थी। मैं अकेला था, लेकिन पहली बार अपनी खामोशी में किसी की आवाज़ गूंजती हुई महसूस हो रही थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो आंखें बोझल थीं, लेकिन दिल ने एक फैसला किया था। मैंने नाश्ता नहीं किया और ऑफिस भी नहीं गया। सिर्फ गाड़ी निकाली और शहर की सड़कों पर निकल पड़ा था, जहां जिंदगी बिखरी हुई थी, और कहीं ना कहीं वह भी मैं, पिछले मोहल्ले में, जहां वह अपनी बहन के साथ रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि वह वापस आई ही नहीं, सिर्फ कुछ ज़रूरी कपड़े भिजवा दिए थे। मैं फिर से अस्पताल गया, जहां निशा का इलाज होता था। वहां से भी यही जवाब मिला कि मैडम ने इलाज का सिलसिला रोक दिया है, कहा है कि अब कहीं और ले जाएंगी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने उसके बारे में जानने की आखिरी उम्मीद पर हाथ डाला। वो मंदिर जिसका वो अक्सर जिक्र करती थी, जहां वो दर्शन करने के लिए जाती थी। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे वहां मिल जाए। मैं शाम को वहां पहुंचा। शहर से काफ़ी दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे थे। वहीं एक कोने के हिस्से में एक लड़की बैठी हुई थी। मैं दूर खड़ा रहा, लेकिन दिल ने कहा कि यह वही है। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह प्रार्थना कर रही थी। मैं धीरे से उसके करीब गया। मैंने कहा, श्रेया। वह चौंक गई। उसने अपनी आंखें खोलीं। मेरा चेहरा देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने एक लम्हे में कुछ भी कहे बिना उसकी आंखों में वह सब कुछ कह दिया जो शब्दों से मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, मैं तुमसे सिर्फ शादी नहीं, बल्कि जिंदगी मांगने के लिए आया हूँ। उसकी आवाज़ नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं भी उसके पास ही बैठ गया और मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि अगर यह लड़की मेरे भाग्य में है तो आज इसे मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दो। मैंने उसे खोने के लिए नहीं पाया था, और मैंने जो कुछ कहा था वह हकीकत थी। प्रार्थना करने के बाद वह खामोशी से उठी। मैंने हाथ बढ़ाया, वो पीछे नहीं हटी। उसने आंसू साफ किए। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने देर की है, लेकिन यह देर मेरे दिल को समझने में लगी, तुम्हें नहीं। तुम तो पहले दिन से ही मेरी हकीकत बन चुकी थी। मैंने सिर्फ करने में वक्त लगा दिया। कुछ देर वह खड़ी रही और फिर धीमी आवाज़ में कहने लगी कि विकास, मैं वादा निभाने गई थी, मोहब्बत छोड़कर नहीं। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस खुद को थोड़ा सलामत रखना चाहा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना है। तुम चली गई तो लगा जैसे कुछ बचा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। इस बार बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी शर्त के वो खामोश रही। उसने कहा, क्या तुमने मेरे बीते हुए समय को भी थामने का फैसला कर लिया है। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ जो तुमने पहले अकेले झेला। श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा, प्रार्थना की और फिर मेरे साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, चलते हैं, वहीं जो तुम्हारा भी है। उसने सर हिलाया। उसकी आंखों में सुकून था। उसके हाथ में मेरे हाथ थे। मैंने जिस लड़की को सौदा समझा था, अब वह मेरे दिल की सबसे कीमती सच्चाई बन चुकी थी। श्रेया मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी।
सड़क पर हर मंजर खुश लग रहा था। मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मेरे बराबर में वह लड़की बैठी थी जिसे मैंने 7 दिन की शादी के लिए चुना था, और अब वह मेरी पूरी जिंदगी बनने जा रही थी। मैंने घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में रखी अलमारी खोली जिसमें वह कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स रखे हुए थे। मैंने वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने हाथों से फाड़ दिए और हमेशा हमेशा के लिए श्रिया का हाथ थाम लिया। श्रिया पहली बार खुलकर मुस्कुराई थी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। निशा ने श्रिया के स्वागत की बहुत अच्छे से तैयारी की थी। उसने पूरे घर को फूलों से सजवाया था। वह बहुत खुश थी। निशा, जो श्रिया की छोटी बहन थी, वह अब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। दरअसल निशा और श्रिया के माता पिता नहीं थे। निशा काफी समय से बीमार थी। जब मैंने श्रिया से शादी की बात की थी तो उसकी शर्त यह थी कि तुम मेरी बहन का इलाज करवा दोगे। मैंने उसकी बहन का इलाज करवाया था और उसकी बहन का इलाज आगे भी चल रहा था, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। लेकिन अब कुछ भी मेरी जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि वह दोनों मेरा हक थी और इस घर में मेरे परिवार के सदस्य की तरह थी। श्रेया मेरी मोहब्बत थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। मैंने उससे कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम मेरे घर की रोशनी बन गई हो? उसने मुस्कुराकर कहा, और आप मेरे दिल की धड़कन बन गए हो। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि तुमने पहले कहा था कि तुम विधवा हो, लेकिन अब आइंदा ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करना। तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो। अब मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वक्त गुजरता गया और निशा का इलाज भी पूरा हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, और हमारे साथ साथ निशा भी। कुछ समय के बाद श्रेया को माँ बनने की खुशी मिली। यह सुनकर मेरे कदम जमीन पर नहीं थे। मैं बहुत खुश था। हम दोनों की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। श्रेया ने बेटी को जन्म दिया। वो बेटी घर में रोशनी ले आई थी। मेरे घर में अब वो सुकून था जो शायद इस दुनिया की किसी जगह पर नहीं। मैं अब भी अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ और हमेशा ऐसे ही करता रहूँगा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।